भाई साहब ये दिल्ली की घटना है। आपने देखा था पिछले साल यही फरवरी का महीना था और दिल्ली के सड़कों पर मौजपुर वाले एरिया में पूरे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कैसे खुलेआम दंगे हुए थे, ये आपने देखा था। और उसमें भी आपने देखा था कि वहाँ पर भी हिंदुओं को कैसे टारगेट करने का कोशिश किया गया था। क्या गलती थी रिंकू शर्मा की? क्या कोई राम भक्त होने के नाते घर घर घूम के चंदा नहीं मांग सकता है? क्या इस राष्ट्र में, एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में जब आप रह रहे हैं तो एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में आपको अधिकार नहीं है कि आप अपने अनुसार कोई कार्य करें संविधान के दायरे में रहकर? यही कार्य तो रिंकू शर्मा कर रहे थे। आप अगर उस घटना के बारे में जानना चाहेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि अभी जो 1 फरवरी से दिल्ली में राम मंदिर का धन संग्रह का अभियान जो स्टार्ट हुआ, हम लोग भी उसमें गए थे। हम लोग भी भजनपुरा वाला एरिया है, वहाँ पर जाकर हम लोगों ने भी इस पुनीत कार्य में अपना हाथ बटाया था। इन्होंने क्या किया था, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद ने एक जागरूकता रैली निकालने का कार्य किया था, जिसके तहत लोगों को जागरूक किया जा सके, लोगों के माइंड को मेकअप किया जा सके कि आने वाले समय में इस कार्य के लिए आपको तैयार रहना है। इसमें रिंकू शर्मा अग्रणी भूमिका निभा रहे थे, जो कि मेरे अनुसार, या किसी भी हिंदू से पूछिएगा, किसी भी राम भक्त से पूछिएगा, किसी भी संविधान को मानने वाले से पूछिएगा तो यही बोलेंगे कि इससे सही कार्य कुछ हो ही नहीं सकता है। अब ये बात बहुत सारे तथाकथित शांति दूतों को नागवार गुजरा कि आखिर ऐसा यहाँ पर क्यों हो रहा है। आप सोचिए, लोग बोलते हैं कि ये लोग सेकुलर हैं और राम के बात करने वाले कम्युनल हैं। अरे रिंकू शर्मा राम का बात करने वाला था, लेकिन जो जिस इस्लाम पे आरोप सिद्ध होगा कोर्ट में, लेकिन उसको आरोपित मानते हुए दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, उसकी पत्नी जब अपने प्रेगनेंसी पीरियड में बहुत सीरियस थी तो इसने 2 बार ब्लड देखकर उसके जीवन बचाने का पुनीत कार्य किया था। कहाँ गया भाईचारा? कौन सा भाईचारा? आप जिसके जीवन संगनी को बचाने का कार्य कर रहे हो वहीं आपके जीवन का भक्षक हो जाता है। और बहुत सही बात आपने कहा, आज जितने सारे लिबरल्स हैं, मैं भी सुबह से इंतजार कर रहा था कि काश उनके अंदर भी एक जागृति उत्पन्न हो जाए, चाहे स्वरा भास्कर हो या हामिद अंसारी हो या कन्हैया कुमार हो या दिल्ली में बैठा हुआ केजरीवाल हो। आप देखिए, आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ट्वीट दिखाना चाहूँगा। देखिए, मैं इस बात का कभी भी पक्षधर नहीं हूँ। दादरी में जो लिंचिंग हुआ था वो गलत था, इसलिए गलत था कि हमको किसी को भी अधिकार नहीं है कि हम किसी को भी मारें। कोई भी भारत में जब जन्म लेता है तो भारत माँ का बेटा होता है, मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन इस ट्वीट को पत्रकार महोदय देखिए क्या लिखा था केजरीवाल ने। ये वीडियो देखिए, हमारे कौन से ग्रंथ में लिखा है मुसलमानों को मारो? गीता में, रामायण में, हनुमान चालीसा में। ये लोग हिंदू नहीं हैं, हिंदुओं के वेश में गुंडे हैं। इनकी पार्टी लुच्चे लफंगे गुंडों की फौज है। इनसे देश और हिंदू धर्म दोनों को बचाना भारतवासी का फर्ज है। ये ट्वीट अरविंद केजरीवाल ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से किया था, जिस पर ब्लू टिक है। अब मैं केजरीवाल से पूछ रहा हूँ, वोट बैंक की राजनीति को चमकाने के लिए आपने ये ट्वीट तो कर दिया था, लेकिन खुजलीमल सुबह से लेकर शाम के 5 बजने जा रहे हैं, जब पूरे देश में ये ब्रेकिंग न्यूज चल रहा है, आपको 2 सेकंड का समय नहीं मिला। आप यहाँ से उत्तर प्रदेश जा करके किसी अल्पसंख्यक के साथ कोई घटना घट जाती है, वो भी घटना क्यों घटती है उसके पीछे के भी कारणों को जानना हमारा कर्तव्य है। आप उसके यहाँ अपने वोट बैंक की राजनीति को चमकाने के लिए उसके घर पर जाकर 1 करोड़ की राशि आनंद फानन में चढ़ावा के रूप में चढ़ाकर चल आते हैं। बिना मांगे हुए आप बोलते हैं कि उसके परिवार वालों को हम नौकरी देने का कार्य करेंगे, लेकिन आपके दिल्ली में, आपके राज्य के क्षेत्र में जहां के आप मुख्यमंत्री हैं, वहां पर ऐसी घटना घटती है, किसी को घर से निकाल करके और उसको बीच चौराहे पर खंजर से भोंका जाता है, उसको मारा जाता है, उसके परिवार को तंग किया जाता है, उसके परिवार के सामने उसको किस तरह से मारा जाता है ये पूरे देश ने देख लिया। सीसीटीवी फुटेज शायद आपने भी देखा होगा। आपने एक ट्वीट देखा अरविंद केजरीवाल का? आपने एक ट्वीट देखा आपके किसी भी विधायक का या डिप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया, केजरीवाल के कैबिनेट के किसी भी मिनिस्ट्री का? हम क्यों ना अंदाजा लगा लें जब ये चीज हो रहा है कि कहीं ना कहीं दिल्ली में बैठा अरविंद केजरीवाल इस घटनाओं के पीछे का मास्टरमाइंड है और वो ही यहाँ के लोगों को बरगलाने का और भड़काने का कार्य कर रहा है कि तथाकथित शांति दूतों, अगर तुम हिंदुत्व के रक्षकों को मारने का कार्य करोगे तो तुम्हें हम बचाएंगे। और ये बात बोलने के पीछे फिर एक रीजन है। आपने शायद दिल्ली पुलिस का चार्जशीट देखा होगा,
जो लास्ट ईयर फरवरी में दंगा हुआ था, वहां पर अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है, और ये वही सरकार है, फिर मैं बताऊंगा, कन्हैया कुमार जब नेता बना तो कन्हैया कुमार घूम घूम के बोलता था कि हम पे चार्जशीट क्यों नहीं फाइल करते हो, हम पे चार्जशीट क्यों नहीं फाइल करते हो। केजरीवाल ने भी चुनाव में बोला कि अच्छा अगर ये देशद्रोही है तो इस पर चार्जशीट क्यों नहीं फाइल करते हो। और आपको याद होगा बहुत अच्छे तरीके से, और आपके चैनल के माध्यम से मैं देशवासियों को याद दिलाना चाहता हूं कि याद कीजिए 11 फरवरी को जब दिल्ली में रिजल्ट आया था, तो रिजल्ट आने के 4 दिन के बाद दिल्ली मुख्यमंत्री सचिवालय में बैठा हुआ यहाँ का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बोला था कि अब हम चार्जशीट फाइल करने के लिए यहाँ की सरकार को और यहाँ के कानून को ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं। आज ताहिर हुसैन से लेकर शाहरुख पठान तक जितने सारे लोग फंसे हुए थे, दिल्ली हाई कोर्ट तक ने बोला कि जो सरकार यहाँ पर बैठी हुई है ये जानकर इन कानूनों के बीच में अड़चन भरने का कार्य कर रही है और वैसे उपद्रवियों को, दंगाइयों को बचाने का कार्य कर रही है कि कहीं से भी चार्जशीट कमजोर हो जाए। कोर्ट में जब हम जाएं तो उनके पक्ष में जो लोग भी आ रहे हैं उनके पक्ष में कोई भी गवाही ना हो, और जब दंगाइयों के पक्ष का जब मैं बात कर रहा हूं तो इस बात को समझने की आवश्यकता है कि दंगाइयों के पक्ष का मतलब है कि कोई भी जाकर ये बात ना साबित कर पाए कि ये लोग दंगा में थे और वहां से इनको बचाने का कार्य हम करेंगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं से इनको दिल्ली बर्बाद हो जाए तो बर्बाद हो जाए। रिंकू शर्मा क्या, कितने रिंकू शर्मा मारे जाएंगे आप देखिए। जब तक सरकार की ये मंशा रहेगी हम और आप भी सुरक्षित नहीं है। पत्रकार महोदय, मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं, आप ये पहला घटना नहीं है दिल्ली के अंदर या देश के अंदर। आप किसी को भी देखिए, किसी भी एक इंसान को देखिए, किसी भी एक अपने आप को सेकुलर कहने वाले को बोलिए, क्यों नहीं रवीश कुमार, कल की घटना है ना, रवीश कुमार अपने प्राइम टाइम में कुछ भी होता है, छोटा से छोटा न्यूज जहां पर उसको राष्ट्रवादियों को, राइट विंगर्स को अंगुली दिखाने का मौका मिल जाए, वहां पर वो कहीं ना कहीं से अपने प्राइम टाइम का 35 मिनट उसी में गुजार देता है कि देखो क्या हो रहा है। आज क्यों इन लोगों को सांप सूंघा हुआ है? अजीत अंजुम को आज क्या हो गया है? आज जो एबीपी न्यूज के थे उनका अविराम या कुछ नाम था, अविसार शर्मा, क्या हो गया है उन लोगों को? आपको कोई नहीं दिखेंगे। ये जितने सारे लोग हैं जो लोग बोलते थे कि ब्लड का जो कलर है, ब्लड का कलर एक होता है और अगर आप किसी को मार रहे हो तो आप हिंदुस्तानी का हत्या कर रहे हो, ये लोग आज कहाँ चले गए हैं? एक लोग आपको दिखाई दिए। और मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो दिल्ली के आदेश गुप्ता जाकर 5 लाख रुपए दिए, और उन्होंने बोला कि सरकार से हम मांग करते हैं कि कम से कम 1 करोड़ रुपया और सरकारी नौकरी देने का कार्य करें। एक भी ट्वीट आया हो उसके पक्ष में? एक सिंगल ट्वीट या कारण बताने का कोशिश किया गया हो? इस घटना को पता है कौन सा रूप देने का कार्य किया गया? रोहिणी में बताया गया कि पिछले साल ये जो ग्रुप है और जो रिंकू शर्मा के परिवार वाले हैं, ये लोग कोई इटरी शॉप खोले थे और वहां पर विवाद हुआ था और उसके वजह से ये हत्या हुआ। ऐसा रूप देने का कोशिश किया गया जिसको कि रिंकू शर्मा के परिवार वालों ने नकार दिया कि आज तक हमने कोई इटरी शॉप खोला ही नहीं, तो ये अचानक से ये नया कहानी कहाँ से गढ़ा जा रहा है। उसके बाद बताया गया कि किसी बर्थडे पार्टी में कोई हंगामा हुआ था। हम एक चीज़ आपसे पूछ रहे हैं, अभी आप देखे होंगे कि दिल्ली के बॉर्डर पर किसान दंगा हो रहा था। अगर दिल्ली पुलिस कोई एक्शन लेना चाहती थी तो तुरंत यहाँ पर बैठे हुए जितने भी तथाकथित बुद्धिजीवी लोग हैं वो लोग क्या बोलते थे कि देखिए दिल्ली पुलिस अमित शाह जी के दबाव में कार्य कर रही है और अमित शाह जी के दबाव में कार्य करके ऐसा वैसा कर रही है। दीप सिद्धू के पकड़े जाने से पहले यही लोग बोलते थे कि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के इशारे के अनुसार कुछ भी नहीं होने देना चाह रही है, इसलिए कुछ नहीं होने देना चाह रही है क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का हाथ है। और वहीं दिल्ली पुलिस जब अपने पर उतरती है, जब सच्चाई दिखाने का कार्य करती है, तो जितने सारे बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं इनके दिमाग में अब ये बात आ जाता है कि हमारा भांडा फूटने को है, तो उसके लिए भी केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा दो। मैं एक और बात बताऊंगा आपसे, इस राष्ट्र में जब बाहर की ताकतें, बहुत अच्छा प्रधानमंत्री जी ने अभी अपने अभिभाषण में बोला था कि एफडीआई का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता था, लेकिन आज के एफडीआई का मतलब फॉरेन डिस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री हो गया है। तो ये जो फॉरेन डिस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री के लोग हैं आज के डेट में आपके देश में वैसे लोगों को बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। और एक और बात पत्रकार महोदय, आपका राष्ट्र जो है ना, ये राम और कृष्ण का राष्ट्र रहा है,
ये ऋषि और मनीषियों का राष्ट्र रहा है, ये बाबर और अकबर का राष्ट्र नहीं रहा है। लेकिन हमें बहुत कष्ट हो रहा है इस बात को बताते हुए कि पता नहीं इस राष्ट्र में क्या हो गया है। जो लोग आज हाई लेवल पर चले जा रहे हैं, जो लोग किसी पोजीशन पर जाकर बैठ जा रहे हैं, उनके लिए अगर आप राष्ट्र के हित की बात कर रहे हैं तो आप देशद्रोही हैं, और अगर आप राष्ट्र को तोड़ने का बात कर रहे हैं तो आप देश प्रेमी हैं। पता नहीं ये कौन सा पढ़ाई ये लोग पढ़ रहे हैं। राहुल गांधी 2019 चुनाव से पहले राफेल का मुद्दा उठाए हुए थे, देश की जनता ने नकार दिया। 2020 तक इन्होंने चाइना का लेकर के जितना भी पेंगोंग से लेकर देवेंस वाला जो एरिया था उसके बारे में चर्चा करने का कोशिश किया था, राष्ट्र की जनता ने नकार दिया। किसान आंदोलन पर चर्चा करने का कोशिश किया, राष्ट्र की जनता ने नकार दिया। अब फिर से चाइना का राग अलापने का आज इनके पास समय था, लेकिन इसी दिल्ली में बैठे हुए राहुल गांधी के पास ये समय नहीं था कि एक राम भक्त के साथ जो घटना हो गया है उसके बारे में हम कुछ बोल सकें। एक और बात मैं बताना चाहता हूं आपसे, आज हम 100 करोड़ हैं और 23 करोड़ हैं। आप इस बात का यकीन मानिए कि अगर राष्ट्र के लोग नहीं समझ रहे हैं, जिस दिन वो 50 करोड़ हो जाएंगे, हमको और आपको घरों से निकाल कर घसीट घसीट कर मारा जाएगा और कोई भी बचाने वाला नहीं होगा। इस राष्ट्र का सारा कानून, सारा संविधान सब धरा का धरा रह जाएगा, कोई भी उस बात को नहीं मानेगा। और ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब ये बात मैं बता रहा हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि आप इतिहास को उठाकर देख लीजिए, चाहे इंडोनेशिया का बात कर लीजिए या अफ्रीका के पास एक राष्ट्र है गाम्बिया, वहाँ का बात कर लीजिए, जहाँ पर भी ये 30%, 35%, 40% हुए हैं, वहाँ पर इन्होंने अपने आप को मुस्लिम राष्ट्र घोषित करवाने के लिए तमाम सारे फतवे जारी कर दिए हैं। ये बोलते हैं कि अब संविधान को नहीं मानेंगे, कुरान को मानेंगे। और लास्ट में मैं हिंदू भाइयों को एक सीख देना चाहता हूँ, बिल्कुल हमारे लिए नेशन फर्स्ट है और हमेशा नेशन फर्स्ट रहना चाहिए, लेकिन एक और बात समझिए, हम लोग बोलते हैं कि नेशन फर्स्ट रिलीजियन सेकंड, लेकिन ये लोग वो लोग हैं जो लोग बोलते हैं कि रिलीजियन फर्स्ट और नेशन सेकंड। तो हम लोग नेशन फर्स्ट तो मान ही रहे हैं, लेकिन हम लोग को नेशन के साथ रिलीजियन इस वर्ड को जोड़ना होगा कि अब से हम लोग नेशन और रिलीजियन दोनों को फर्स्ट मानेंगे, दोनों को टॉप मानेंगे। जब हम नेशन और रिलीजियन दोनों को टॉप पर मानकर चलेंगे, लेकर चलेंगे, तभी हम हिंदुत्व को बचा सकते हैं और हिंदुत्व की आंधी में सबको बर्बाद कर सकते हैं। जब तक हम हिंदुत्व की आंधी में सबको बर्बाद करने का सपना नहीं संजोएंगे, जब तक हम हिंदुत्व की आंधी में एक वादा नहीं करेंगे कि हिंदुत्व से बढ़कर कुछ नहीं है, हिंदुत्व के बारे में जो चर्चा करेगा वो विघटित हो जाएगा। जिस दिन हम अपने अंदर इस बात को लेकर प्रण नहीं करेंगे, आप विश्वास कीजिए कि हिंदू धर्म कहीं से भी सुरक्षित नहीं है।